नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने जो एमएससी प्रीवियस का फोर्थ पेपर है उसके बारे में ये कहा था कि इसमें दो तरह के कंटेंट हैं। एक सेमीकंडक्टर पर आधारित है, जो अलग अलग डिवाइसेज हैं, बीजेटी, एफईटी, एलईडी, सोलर सेल, दूसरी फोटोनिक डिवाइसेज जो सेमीकंडक्टर से बनती हैं, जिनका कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुतायत में उपयोग होता है। उनका कंस्ट्रक्शन, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, उनका वर्किंग प्रिंसिपल, ये बेसिकली हमारे सिलेबस के जो फर्स्ट पार्ट है उसमें है। सेकंड पार्ट के अंदर जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है कि जितने भी मैथमेटिकल मॉडल्स हैं उस पर वैज्ञानिक लोग किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, क्या क्या अप्रोक्सीमेशन है, कौन कौन सी विधियां हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, ये सारी बातें मिलाकर जो एमएससी फिजिक्स का चौथा पेपर है वो बनता है। सिलेबस अगर आप देखेंगे महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का, तो उसमें कुल मिला के 4 पेपर हैं एमएससी प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। पहला पेपर, दूसरा, तीसरा और चौथा पेपर ये है, जिसमें कि जो कि बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है। पिछले लेक्चर में हमने जो प्रारंभिक सेमीकंडक्टर किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह से उसमें अशुद्धियां मिलाकर पीएन जंक्शन, फिर अशुद्धियां मिलाकर हम पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, जिसको कि हम मूल रूप से बीजेटी नाम में देते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, सामान्य लैंग्वेज में हम ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व का मतलब अभिलाक्षणिक वक्र किस तरह से बनाए जाते हैं, कितने प्रकार के अभिलाक्षणिक वक्र होते हैं, निवेशी अभिलाक्षणिक, निर्गत अभिलाक्षणिक, ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। उसके बाद जो बीजेटी है उसके उपयोग के अंदर इनका मुख्य जो उपयोग है ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, एज ए स्विच, डिटेक्टर और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो ट्रांजिस्टर्स काम में आते हैं। ये ट्रांजिस्टर की ही डिस्कवरी थी जिसके कारण कंज्यूमर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका मिनिएचराइजेशन पॉसिबल हुआ। पहले कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इतनी पॉपुलर नहीं होती थी। उसका सीधा सा रीजन ये था कि जो रेडियो भी अगर आप पुराने ज़माने के देखेंगे या टेलीविज़न भी देखेंगे तो बहुत बल्कि होते थे, बहुत हैवी होते थे और बहुत कॉस्टली भी होते थे, इसलिए आम जो व्यक्ति है उसकी पहुंच से बहुत दूर होते थे। जो आज तक हमने पढ़े हैं उसके आधार पे हम ये कह रहे थे कि ट्रांजिस्टर्स जो हैं उनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या हैं कि इनका जो गेन है बहुत लो है, बैंडविड्थ बहुत कम है। एक इनका जो सबसे बड़ा अवगुण है वो थर्मल रन अवे। थर्मल रन अवे का साधारण भाषा में आप समझ सकते हैं कि ये ताप के साथ बड़े सेंसिटिव हैं। अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो तो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज हो जाती है। पावर हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत कम है, स्टेबिलिटी भी कम है, डिस्टॉर्शन ज़्यादा है, नॉइस फैक्टर ज़्यादा है। इन सब के कारण अच्छी इलेक्ट्रॉनिक्स या सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज कह लीजिए बनाने में आजकल हम नॉर्मल पीएनपी ट्रांजिस्टर या एनपीएन ट्रांजिस्टर का उपयोग नहीं करते हैं। इसकी बजाय इंटीग्रेटेड सर्किट्स के अंदर हम जो एफईटी या मॉसफेट उनको फैब्रिकेट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। बीजेटी को आजकल हम फैब्रिकेट करना कम पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस, क्योंकि अब मिनिएचराइजेशन का ज़माना है। हम कम से कम जगह के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी इंक्लूड करना चाहते हैं और इसी कारण इस कड़ी में जो नेक्स्ट डिवाइस है दैट इज दी एफईटी। लास्ट टर्न पे भी हमने इसके बारे में इंट्रोडक्टरी बात की थी। एफईटी
जैसा कि इसका नाम है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मूल बात यह है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन और होल्स चार्ज कैरियर होते हैं उनकी गति को वोल्टेज से कंट्रोल होता है। मेजर जो इफेक्ट है यहाँ पे वोल्टेज, जैसे ही हम वोल्टेज कहते हैं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स जो हैं, इनकी विशेषता ये होती है कि इनका इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा होता है, वोल्टेज गेन फैक्टर भी ज़्यादा होता है, और एक फैक्टर जो कि हमने छोटी क्लासों में पढ़ा था वो है गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। यहाँ भी जब आप एम्पलीफायर्स पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर तो आप ये जानेंगे कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी है जिसका गेन बैंडविड्थ जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा है, अधिक है। गेन तो एक सामान्य लैंग्वेज में हमें समझ में आ जाता है कि ज़्यादा गेन का तात्पर्य क्या है। बैंडविड्थ से ज़्यादा क्यों होनी चाहिए उसको आप सिंपल से उसमें यह समझ लीजिए कि अगर बैंडविड्थ किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की ज़्यादा होगी तो बाकी के जो फैक्टर हैं, नॉइस, डिस्टॉर्शन, स्टेबिलिटी, वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि फ्रीक्वेंसी का हमारा जो आउटपुट है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ये हमारी आइडियल रिक्वायरमेंट है। परंतु जब आप किसी भी एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व बनाएंगे तो आप ये पाएंगे कि चाहे वो ट्रांजिस्टर हो, चाहे एफईटी हो, कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस के साथ अगर आप एम्पलीफायर फैब्रिकेट करेंगे तो बहुत लो फ्रीक्वेंसी और बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर जो गेन फैक्टर है वो कम हो जाता है, जबकि हम चाहते हैं कि सारी फ्रीक्वेंसीज के लिए गेन फैक्टर एक जैसा हो, तभी हमारा जो आउटपुट है वो अच्छा होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, वो अधिक स्टेबल होगा, उसके अंदर डिस्टॉर्शन कम होगा, उसके अंदर नॉइस कम होगी। So that's why we demand more and more bandwidth to accommodate more and more frequencies into a particular device. But we have limitations. That's why we have to keep a compromising value based on the economy of the device, cost economy, what we call as. So this is a small comparison with FET and BJT. They are voltage control device, where BJT are called as current control device. FETs have higher input impedance, BJT have higher gains, FETs are less sensitive to temperature. टेम्परेचर सेंसिटिविटी की हम बात कर रहे थे, जो थर्मल रन अवे जिसको कि हम कहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब कभी भी किसी ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स हम ड्रॉ करते हैं, दैट इज एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। कलेक्टर करंट कह लीजिए, एमिटर करंट कह लीजिए, बेस करंट कह लीजिए, उसकी जो वैल्यू है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वो वैल्यूज बाकी जो वोल्टेज हैं उनको बढ़ाए बगैर ही बढ़ जाएंगे। करंट बढ़ेगी, जैसे सिंपल ट्रांजिस्टर का ही केस आप ले लीजिए, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब बेस करंट बढ़ी, बेस करंट बढ़ने का मतलब है कलेक्टर करंट बढ़ी, कलेक्टर करंट बढ़ने का मतलब है वापस से बेस करंट। एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस हो जाता है, और जब ज्यादा धारा जंक्शन में से प्रवाहित होती है बिकॉज ऑफ द इंटर जंक्शन स्ट्रक्चर of the semiconductor device, what will happen, its temperature will again increase, फिर से बढ़ेगा, फिर से करंट बढ़ेगी, फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा, and very soon what will happen if the current is not controlled by a specific circuit or a specific method, then temperature of the junction will increase, and if temperature of junction beyond a limit will increase, what will happen, the transistor will lose its characteristics, वो अपने जो मूल गुण हैं उनको खो देगा। इस घटना को फिजिक्स की भाषा में थर्मल रन अवे कहते हैं। फिर आप अगर वोल्टेज कम कर लेंगे तो भी हमारी जो बेस करंट है या कलेक्टर करंट है या एमिटर करंट है अपनी ओरिजिनल वैल्यू पर नहीं लौटेगी, यानी कि वो जो ट्रांजिस्टर है वो
परमानेंटली अपने कैरेक्टरिस्टिक्स लूज कर चुका होगा। दैट प्रोसेस इन द फिजिक्स इज कॉल्ड एज थर्मल रनअवे, और फिर वो ट्रांजिस्टर हमारे लिए किसी भी उपयोग का नहीं रहता। ये एक बेसिक संरचना है किसी भी एफईटी की। इसके अंदर ये देखिए, ये ड्रेन है, ये सोर्स है, ये गेट है। 3 टर्मिनल एफईटी में भी, बीजेटी में भी होते हैं, और 3 टर्मिनल एफईटी में भी होते हैं। इन तीनों में आप जो देख रहे हैं फर्क वो ये है कि यहाँ पर ये जो एन चैनल का रीजन आप देख रहे हैं स्काई ब्लू कलर का, साइड में 2 छोटे छोटे पी रीजन हैं जो एक गेट का काम कर रहा है, ये दोनों गेट का काम कर रहे हैं, और सोर्स और ड्रेन ये बीच में है। तो ट्रांजिस्टर की स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में ये बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पर भी जो गेट रीजन है उसके अंदर जो इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन है वो बेसिकली बहुत कम है। मेजॉरिटी ऑफ कैरियर्स, जैसे इस केस में ये एन चैनल एफईटी कहलाता है, मेजॉरिटी कैरियर इस वाले एन चैनल एफईटी में इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। गेट रीजन में आप पी टाइप का मटेरियल देख रहे हैं, सामान्य भाषा में अगर बात करें तो यहाँ पर भी यूँ समझ लीजिए कि गेट का मतलब वही वहाँ पे जो बेस था, सोर्स का मतलब एमीटर, और ड्रेन का मतलब कलेक्टर से अगर आप लेवें तो आपको शायद याद करने में आसानी रहेगी। और जिस तरह से ट्रांजिस्टर में बायसिंग जरूरी थी, बायसिंग का प्रिंसिपल वहाँ पे ये था कि इनपुट जंक्शन को आप हमेशा फॉरवर्ड बायस पे रखते थे और आउटपुट साइड के जंक्शन को रिवर्स बायस पे रखते थे। तो यहाँ पर भी बिना बायसिंग के कोई भी एन चैनल एफईटी हो या पी चैनल एफईटी हो काम नहीं कर सकता। तो यू विल हैव टू अप्लाई बायसिंग बैटरी फर्स्ट। बायसिंग बैटरी, बायसिंग वोल्टेज लगाकर उसको अप्रोप्रिएट बायसिंग रीजन में लाना पड़ता है, जब ही वो ट्रांजिस्टर हमारा काम करेगा, एफईटी हमारा काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। ये मैंने जो डायग्राम दिखाया है ये बेसिक एन चैनल एफईटी का डायग्राम है। सोर्स एक्यूमुलेट इलेक्ट्रॉन्स एट द नेगेटिव पोल ऑफ द, ये इसका वर्किंग है बेसिकली कि जब VGS की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, और जैसे जैसे हम VGS को बढ़ाएंगे तो किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जो मूवमेंट है वो एक रीजन से दूसरे रीजन तक गेट पर जो आप वोल्टेज लगाएंगे उसके द्वारा कंट्रोल होगा। यहां पर ये देखिए, ये आपकी बैटरी है जैसे वहां पर हम लगाते थे, और ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स और होल्स किस डायरेक्शन में मूव करेंगे ये डायग्राम उसको रिप्रेजेंट करता है। इस साइड से ये जो करंट फ्लो हो रही है उसको हम ID से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये IS से रिप्रेजेंट की जा रही है। और ये जो इसका सर्किट है वो है जब VGS की वैल्यू 0 है, यानी कि गेट टू सोर्स वोल्टेज 0 हो, उस स्थिति में ये सिचुएशन बनेगी। इस तरह से जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे उस तरीके से इनका जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है या वैल्यू ऑफ जो करंट है वो भी चेंज होती रहेगी। ये देखिए, ये करंट ID वर्सेस अप्लाइड जो वोल्टेज है उसके बीच में ग्राफ है। आप देखिए शुरुआत में जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट की वैल्यू बढ़ती है, और एक पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर जिसको कि हम VP से डिनोट किया है, यहाँ पे हमारा जो ड्रेन करंट है वो सैचुरेट हो जाता है। तो ये सिचुएशन है जब VGS की वैल्यू 0 है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है। ये इसका जो पीछे हमने डायग्राम बनाया था उसका डिस्क्रिप्शन है कि किस किस रीजन में हम इसको किस नाम से देते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, बेसिकली उसको प्रदर्शित करता है। ये देखिए, अगर ये इससे पहले वाले डायग्राम में ये केवल कर्व था, जैसे जैसे हम VGS की वैल्यू माइनस में ले जाते हैं, -1 वोल्ट, -2 वोल्ट, -3 वोल्ट, लाइक दैट, तो आप देखिए क्या हो रहा है
बेसिकली ये जो सैचुरेशन वाला रीजन है वो कम उस पे ही स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये जो रीजन है, इससे इधर वाला जो रीजन है, इसको हम ओमिक रीजन कहते हैं, इसको हम सैचुरेशन रीजन कहते हैं। ये जो वोल्टेज जिसको कि आपने वीपी से डिनोट किया था, ये पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाता है, और इसकी भी अपनी एक महत्ता है, एक इम्पोर्टेंस है, जिसको कि आने वाले लेक्चर्स में हम और डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ये देखिए एन चैनल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है कि VDS की वैल्यू हम 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट इस तरह से बढ़ाते हैं, और ये जो कलेक्टर करंट है ये ड्रेन टू सोर्स जो करंट है वो मिली एम्पियर में है। देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर जब हम BJT के लिए बात करते थे तो यहाँ पे जो वोल्टेज चेंज होता था वो पूरे पॉइंट्स में होता था, 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, समथिंग लाइक दैट। और मैक्सिमम जो बैटरी लगती थी वो 8 वोल्ट या 12 वोल्ट की लगती थी, जबकि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो आपके 15, 20, 25 वोल्ट तक भी बढ़ाया जाता है, बढ़ा सकते हैं हम। और मेन चीज है कि जो ये ड्रेन टू सोर्स करंट है वो 40 मिली एम्पियर तक जा रही है, यानी कि करंट हैंडलिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, वोल्टेज के ऊपर अप्लाइड ज़्यादा है। इतने वोल्टेज पे वहाँ पे जो करंट फ्लो होती थी वो मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, नॉट मोर देन दैट, 10 हाईएस्ट होती थी। तो ये कंपैरेटिव वो आप देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पे वोल्टेज, जैसे हम वोल्टेज की बात करते हैं, वोल्टेज ऑपरेटेड का मतलब हो गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स इम्पॉर्टेंट विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ये इक्वेशन है जो इस ड्रेन रेजिस्टेंस को गवर्न कर रही है कि जैसे जैसे ये हमारा वोल्टेज है वीपी के रेफरेंस में, यानी कि पिंच वोल्टेज के रेफरेंस में बढ़ेगा, तो हमारे ड्रेन रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी वो इस वाली इक्वेशन से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए वापस से हम उसी डायग्राम पे आ गए कि ये जो लोकस है पिंच ऑफ वोल्टेज का, सैचुरेशन रीजन, ये आपके ओमिक रीजन जिसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये दूसरा डायग्राम है। बीच में जो आप देख रहे हैं ये रीजन, ये एन टाइप का है, और साइड के अंदर पी टाइप के दो रीजन्स आप देख रहे हैं जो कि गेट का काम करते हैं। ये जो ब्लू कलर वाले हैं, बीच के अंदर सोर्स से ड्रेन की तरफ जो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मूवमेंट है, और जैसे जैसे हम इस वोल्टेज को बढ़ाते हैं, ये आपकी जो मोशन है वो ये शो कर रही है कि जब हमारा वोल्टेज, ये वोल्टेज तो फिक्स है 1 वोल्ट पे, ये देखिए 3, 3.7, 4.5, 5.2, 12 वोल्ट, 12.7, 13.5, 14, 15। तो इस तरह से आप 15 वोल्ट तक जब इसको बढ़ाएंगे तो ये जो डायग्राम है ये पी चैनल जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। जस्ट इसकी जो स्ट्रक्चर है वो रिवर्स है कि यहाँ पे साइड के अंदर ये जो दो टर्मिनल हैं जिनको कि हम गेट के रूप में काम में लेते हैं, ये एन टाइप मटेरियल के हैं। बीच में जो चिप आप देख रहे हैं, जो रीजन देख रहे हैं, वो पी टाइप का है। इसकी जो वर्किंग है वो इस तरह से होती है कि यहाँ पे VGS की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से, और ड्रेन के ऊपर जो वोल्टेज है -5, -10, -15, 20 समथिंग लाइक दैट, और ये ड्रेन करंट की वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि शुरुआत में बहुत जल्दी ही ऑलमोस्ट ऑल ये जो कांस्टेंट करंट रीजन है वो आ जाता है, और एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद ये जो करंट की वैल्यू है वो एब्रप्टली बढ़ जाती है। तो इस रीजन को यहाँ पर नाम दिया जाता है ब्रेकडाउन रीजन, कि हमारा जो ट्रांजिस्टर FET है वो
इस रीजन में वर्क नहीं कर पाएगा, और जहां पे करंट फ्लो नहीं हो रही है उसको हम कट ऑफ रीजन कहते हैं। तो यहाँ पे भी इस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को आप 3 अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। ये इसका मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, किस तरह से हम जो सिंबल्स है वो इसमें काम में लेते हैं। फिर यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन है जो इस करंट को कंट्रोल करती है। ये बेसिकली ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है इस ट्रांजिस्टर का, जो वैल्यूज के साथ यहाँ पे शो किया गया है कि अगर हम इस वोल्टेज को 5 वोल्ट से लेके 25 वोल्ट तक ये देखिए बढ़ाएं तो हमारी करंट की जो वैल्यू है वो 0 से लेके यहाँ बढ़ेगी, और अकॉर्डिंगली जो हमारी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इस तरह से नजर आएगी अलग अलग ग्रिड टू सोर्स वोल्टेज के ऊपर। ये यहाँ पे कंपैरिजन है कि मॉसफेट और जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, बेसिकली फैब्रिकेशन का फर्क है मॉसफेट और जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के अंदर। फैब्रिकेशन की जो टेक्निक है वो अलग है, इसका नाम है मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और वो था आपके JFET यानी कि जंक्शन फील्ड